हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुनें। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। मौजूद फैंस ये दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए और एमी भी सन्न रह गई। निशा का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी नजर ठंडेपन से फैंस पर घूमी। अगर हंगामा करना है तो मुझसे करो। किसी बेगुनाह को मत चोट पहुंचाओ। बहाना मत बनाओ। हाँ, नेक बनने का नाटक मत करो। तुम बस एक बेशर्म कमीनी हो। निशा की नजर और तीखी हो गई। मैं अच्छी हूं या बुरी, ये क्या तय करेगा? एक बेबुनियाद वेब पोस्ट या कोई अफवाह? तुम भले ही जवान हो, लेकिन मैं चाहती हूं तुम कुछ भी करने से पहले सोचो। फैंस की हरकतें उनके आइडल पर असर डालती है। तुम्हारा हर शब्द और हरकत तुम्हारे आइडल का प्रतिनिधित्व करती है। कहीं ऐसे इस्तेमाल मत हो जाना और अपने आइडल की इज्जत मत गंवाना। निशा जानती थी कि इस वक्त वो कुछ भी कहे वो नहीं सुनेंगे, सिवाय उनके आइडल के बारे में बात करके। हमें सिखाने वाली तुम क्या हो? असल में उसकी बात में दम है। वो पत्थर किसने फेंका था? आगे आओ। हमने तो तय किया था कि हिंसा नहीं करेंगे, बस अंडे फेंक सकते हैं। हाँ, कौन था? हम यहां न्याय लेने आए हैं, राजवीर की बदनामी करने नहीं। हंगामा कर रहे फैंस थोड़े शांत हुए और निशा आखिरकार सेट के अंदर घुस गई। जब राजीव मेहता ने उसे आते देखा तो उन्होंने जल्दी से उसे लाउंज में बुला लिया। निशा आ गई। आओ, बैठो। डायरेक्टर, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने क्रू को परेशानी दी। निशा ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। लड़की की मुरझाई हालत देखकर राजीव मेहता ने तुरंत तसल्ली दी। तुम नहीं, परेशानी देने वाले और हैं। हो सकता है दूसरे तुम्हें न जानते हों, लेकिन मैं नहीं जानता। ये कहना कि तुम में एक्टिंग की स्किल नहीं है बिल्कुल बकवास है। और खान्स, ये कहना कि तुमने क्रू में लोगों के साथ सोया, भला खुद शामिल होने के नाते क्या मैं नहीं जानता? मैंने ऐसा बहुत देखा है। मैं जानता हूं कौन सही है और कौन गलत। शुक्रिया, डायरेक्टर। वो सच में शुक्रगुजार थी कि ऐसे वक्त में राजीव मेहता उसके साथ खड़े थे। लेकिन इस मामले ने तुम पर बहुत असर डाला है। तुम बहुत मुरझाए लग रही हो। कुछ दिन की छुट्टी ले लो, आराम कर लो, राजीव मेहता ने सुझाव दिया। निशा तुरंत बोली, जरूरत नहीं डायरेक्टर, मैं शूटिंग जारी रखना चाहती हूं। मेरी वजह से क्रू को पहले से परेशानी हुई है। अगर मैं शेड्यूल भी डिले कर दूं तो मेरी गलती बहुत बड़ी होगी। उसका रवैया देखकर राजीव मेहता राहत से बोले, ठीक है, ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो मुझे बता देना। डायरेक्टर के कमरे से निकलकर निशा को अचानक जबरदस्त खिंचाव के साथ एक सुनसान कोने में ले जाया गया। आने वाला बेचैन लग रहा था, यहां तक कि उसके गोरे बाल भी मुरझाए हुए थे। निशा, तुम्हारा हाथ ठीक है? मामूली चोट है, इलाज हो गया, निशा ने हल्के से कहा। राजवीर गुस्से से भरा था। मैं फैंस को समझाने के लिए बयान देने वाला था, लेकिन मनीष ने मेरा वेब पासवर्ड बदल दिया और लॉगिन नहीं करने दिया। उसने कहा कि अगर मैं अब बोलूंगा तो तुम्हें और नुकसान होगा। निशा ने राहत से सीना थपथपाया। अच्छा हुआ मनीष समझदार है। राजवीर का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। बेरहम औरत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। निशा ने लाचारी से कहा, अगर सच में मदद करनी है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। अब मैं मासूम बच्ची बनने वाली हूं, तो तुम मेरा साथ देना और कोई उत्पात मत मचाना, वरना मुझसे उल्टा मत बोलना। राजवीर ने कान खुजलाते हुए अविश्वास से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? मासूम बच्ची बनेगी? हाँ, कोई दिक्कत? तुम जैसी फेम फटाले वाली इस मुश्किल चुनौती को पूरा कर सकोगी। पक्का? जा भाड़ में।
आज संयोग से निशा को ज्यादातर सीन कियारा के साथ शूट करने थे। वो पेड़ की छाव में बैठी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि अचानक एक तीखी, ताने भरी आवाज आई। अरे, ये लो हमारी बड़ी स्टार। निशा, अब तो तुम फेमस हो गई, सब जानते हैं तुम्हें। ही, तुम्हारी करतूतें सबको पता चल गई। इतनी बदनामी के बाद भी सेट पर आने की हिम्मत है? कियारा के चेहरे पर शहादत भरी मुस्कान थी। जैसे ही निशा सेट से बाहर होगी, मैं उसकी जगह लेकर राजवीर भैया के साथ एक्टिंग करूंगी। निशा ने होंठ काटे, उसका शरीर हल्का कांप रहा था और वो शर्मिंदगी के मारे चुप रही। ये देखकर कियारा और अकड़ गई। वो राजवीर के पास चिपकते हुए मीठी आवाज में बोली, राजवीर भैया, आप ऐसी लड़कियों से दूर रहिए, वरना आपकी भी बदनामी हो जाएगी। अब तो आपके फैंस भी कम हो रहे हैं। जैसे ही कियारा पास आई, उसके परफ्यूम की तेज गंध आई, जिससे राजवीर की रगों में खून उबलने लगा। वो धमाका करने वाला था, लेकिन निशा की चेतावनी याद आ गई। उसने गहरी सांस ली और किसी तरह खुद को रोक लिया। ये देखकर कि राजवीर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कियारा ने समझा कि वो इस वजह से मूड में नहीं है, तो वो सहज भाव से तसल्ली देने लगी। राजवीर भैया, टेंशन मत लीजिए, जल्द ही क्रू दबाव में आकर निशा को बदल ही देगा। बहुत शोर मचा रही हो। राजवीर ने अपनी सारी गालियां समेटकर सिर्फ ये 3 शब्द कहे, माफ कीजिएगा भैया, मैं आपको रेस्ट करने नहीं दूंगी। कियारा थोड़ी रुआसी होकर चली गई। राजवीर का अब भी ठंडा व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन सोचा तो कुछ नहीं, जब दूसरी हीरोइन का रोल मिल जाएगा तो राजवीर भैया के साथ घुलने मिलने के कई मौके मिलेंगे। उन इंटीमेट सीन्स के बारे में सोचकर वो खुद को रोक नहीं पाई। डायरेक्टर ने आज मुझे निशा के साथ सीन शूट करने के लिए क्यों बुलाया? वक्त की बर्बादी है। फिर भी आज जो सीन शूट करने थे, उनमें एक सीन था जहां वो निशा को थप्पड़ मारती है। आज जमकर सीख देती हूं इस कमीनी को। डायरेक्टर, मुझे लगता है इस सीन में असली थप्पड़ मारना ठीक रहेगा। आप क्या सोचते हैं? शूटिंग को कभी तवज्जो न देने वाली कियारा ने आज खुद डायरेक्टर से सीन डिस्कस करने की पहल की। राजीव मेहता उसकी नीयत समझ गए। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, एंगल से काम चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हल्का स्पर्श होगा। जी, समझ गई। कियारा ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उसका मन कुछ और ही था। उसने पक्का कर लिया था कि वो जमकर थप्पड़ मारेगी, कई बार मारेगी, ताकि ये रंडी अच्छे से चख ले। ये पहली बार नहीं था जब उसने निजी बैर निकालने के लिए ऐसा किया था, और अब तक वो कभी नाकाम नहीं हुई थी। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद शूट शुरू हुआ। इस सीन में मीरा सिंह नकली नाम लेकर महल में दाखिल हुई है। एक मामूली दासी है, क्योंकि सम्राट की नजर उस पर पड़ गई थी। रानी जिया जल गई और उसे अपने महल में बुलाकर सताने लगी। बेशर्म औरत, मेरी आंखों के सामने सम्राट को लुभाने की हिम्मत, रानी जिया ने कहा और जोर से थप्पड़ मारा। जैसे ही कियारा ने हाथ उठाया, निशा ने आंखें सिकोड़ी और अपने शरीर को हल्का घुमाकर कैमरे और कियारा के हाथ से बचा लिया। फिर उसका शरीर ऐसे गिरा जैसे किसी बड़े धक्के से गिरी हो, और उसके मुंह से खून की एक धार निकल गई। निशा, राजीव मेहता चौंक पड़े और दूसरे क्रू मेंबर भी हड़बड़ाकर दौड़े। कियारा, क्या ये तुम्हारी पहली फिल्म है? अपनी ताकत पर काबू नहीं है? राजीव मेहता, जो आमतौर पर शांत रहते थे, इस बार सच में भड़क गए। वो क्रू के बाहर की बातों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी फिल्म में इस तरह की गंदी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कियारा भी डर गई थी। उसने जानबूझकर जोर तो लगाया था, लेकिन इतना नहीं कि निशा गिर जाए और खून उगल दे। साथ ही उसे साफ महसूस हुआ था कि निशा ने बचने की कोशिश की। उसका हाथ उसे लगा ही नहीं था, इसलिए वो गर्दन तानकर चिल्लाई, मैंने तो हल्का थप्पड़ मारा था, बिल्कुल जोर नहीं लगाया। ये नाटक कर रही है। बदकिस्मती से कियारा की इंडस्ट्री में छवि बहुत खराब थी, और उसने पहले भी कई बार ऐसा किया था। साथ ही वो हमेशा निशा को निशाना बनाती रहती थी, इसलिए अब किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। डायरेक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुंह में छाला था, थोड़ा ठंडा पानी पी लूंगी तो ठीक हो जाएगा। कियारा जी ने शायद सीन को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया होगा।
आप उनसे नाराज मत होइए। निशा का चेहरा दुखी लेकिन मजबूर था। वो संयमित और समझदार लग रही थी। ये चेहरा देखकर न सिर्फ डायरेक्टर बल्कि सबको उस पर तरस आ गया। राजवीर किनारे खड़ा ये सब देख रहा था। उसके होंठ फड़क रहे थे। वो हंसते हंसते मरने की हालत में था। ये लड़की मासूम बच्ची बनने में माहिर है। उसकी ये मासूमियत देखकर कियारा गुस्से से पागल हो गई। निशा, तुम अब भी नाटक कर रही हो। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुमने खुद अपना मुंह काटा। पहले से मुंह में खून की गोली छुपा रखी थी ना। कियारा, बहुत हो गया, राजीव मेहता ने डांटा। कियारा के असिस्टेंट को डर था कि बात बिगड़ेगी, इसलिए उसने जल्दी से उसे किनारे खींचा और समझाया, कियारा जी, छोड़ दीजिए। डायरेक्टर को और नाराज मत कीजिए। आखिर गलती हमारी ही थी। वो भी मान गई कि कियारा ने जानबूझकर मारा था, क्योंकि उसने कियारा के साथ रहते हुए ऐसा कई बार देखा था। कियारा ने अपने असिस्टेंट के चेहरे पर थप्पड़ मारा। बकवास, तेरी औकात क्या है मुझे सिखाने की? असिस्टेंट बिल्कुल निशा की तरह थप्पड़ खाकर गिर गई और उसके मुंह से खून निकल आया। आसपास के क्रू मेंबर, खासतौर पर वो जो असिस्टेंट जैसे छोटे पद पर थे, सब उसे उठाने दौड़े और उनकी नजरों में कियारा के लिए घृणा थी। हालांकि निशा की निजी जिंदगी गड़बड़ थी, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और काम के प्रति समर्पित थी। जबकि कियारा तो बस एक तेवर वाली औरत थी। पहली बार कियारा के साथ ऐसा हुआ था कि उसे जुल्म सहना पड़ा। ये देखकर कि कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे गुस्से से बेहोश होने वाली हो। वो बस निशा को फाड़ने को दौड़ती, तभी किसी ने आकर उसकी कलाई पकड़ ली। कियारा, तुम भी ना। मैं जानती हूं तुम सीन को अच्छा करना चाहती थी, डायरेक्टर को प्रभावित करना चाहती थी, लेकिन इतनी सीरियस होने की जरूरत नहीं थी। जो तुम्हें जानता है वो कहेगा कि तुम समर्पित हो, लेकिन जो नहीं जानता वो क्या कहेगा? बोलने वाली थी नंदिनी मेहता, जो अभी अभी वहां पहुंची थी। नंदिनी को आज कोई सीन नहीं था, इसलिए उसका आना नहीं था, लेकिन वो निशा को मुसीबत में देखने आई थी। उसे क्या पता था कि ये दृश्य देखना पड़ेगा। कियारा क्या कर रही है? इतना अच्छा खेल उसने बिगाड़ दिया। ये देखकर कि कियारा के प्रति चिढ़ के कारण सब निशा के प्रति सहानुभूति रखने लगे थे, नंदिनी ने जल्दी से बीच बचाव किया। कियारा ने नंदिनी को देखते ही मानो कोई अपना देख लिया हो, उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। नंदिनी दीदी, इस कमीनी ने मुझे बदनाम किया। नंदिनी डर गई कि कहीं ये कुछ और बकवास न कर बैठे, इसलिए उसे एक कोने में ले गई। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? निशा को वैसे भी निकालना है, अब उसे और क्यों भड़का रही हो? कियारा गुस्से से बोली, मैंने तो सोचा था उसे सबक सिखाऊं, लेकिन थप्पड़ लगने से पहले ही ये बच गई और ऐसा नाटक किया जैसे मैंने इसे पीट पीट कर खून उगल दिया हो। नंदिनी ने निशा की तरफ देखा, जो डायरेक्टर के साथ बैठी संभली हुई और बड़े दिल वाली बन रही थी, और उसकी चाल समझ गई। उसने जल्दी से पटरी पर लाने की कोशिश की। कियारा, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन समस्या यह है कि तुम पर कोई यकीन नहीं कर रहा। अब तुम इस स्थिति को साफ नहीं कर सकती। बेहतर होगा तुम तुरंत निशा से माफी मांग लो। ये सुनते ही कियारा भड़क गई। क्या मैं माफी मांगू? बिल्कुल नहीं। नंदिनी दीदी, तुम भी उसके पाले में जा रही हो। नंदिनी को इस बेवकूफ से बात करके लगभग दिमाग खराब हो गया था। तुम्हें नहीं दिख रहा कि इस वजह से सब उसके प्रति सहानुभूति रखने लगे हैं? क्या तुम चाहती हो कि ये फिर से पटरी पर आ जाए और तुम्हारे राजवीर भैया के साथ एक्टिंग करती रहे? कियारा थोड़ी झिझकी, फिर भी नहीं मानी। मैं नहीं मांगूंगी। उस कमीनी से माफी मांगने से मर जाऊंगी। इतनी छोटी बात का क्या असर होगा? बाद में थोड़े से गिफ्ट देकर सबको मना लूंगी। उसे समझाने की उम्मीद छोड़कर नंदिनी चुप हो गई। अब बस यही उम्मीद थी कि वो और गलती न करे। निशा की छवि तो खराब हो चुकी है। ये जितनी भी चालाक है, बस इतने से उल्टे सीधे हथकंडे आती है। क्या ये आसमान पलट सकती है? जल्द ही निशा का वो अनजान शुगर डैडी भी उसे छोड़ देगा। कौन चाहेगा कि उसकी रखेल की छवि खराब हो और वो उसे धोखा देती हो? ये सोचकर नंदिनी को थोड़ी राहत मिली। आखिर में राजीव मेहता ने सोचा कि झगड़ा न बढ़े,
इसलिए उस सीन को दोबारा नहीं शूट किया। उन्होंने वही सीन ले लिया जिसमें निशा पिटकर खून उगलती थी। आज शूट होने वाला दूसरा सीन था। मीरा सिन्हा को रानी का पद मिलता है और रानी जिया बेपनाह होकर ठंडे महल में चली जाती है। मीरा सिन्हा ठंडे महल में रानी जिया से मिलने जाती है और उसे अपनी असली पहचान बताती है। सौभाग्य से ये सीन काफी सुरक्षित था। ज्यादातर चेहरे के भाव और संवाद थे, शारीरिक संघर्ष नहीं था। 3, 2, 1 एक्शन। शूट शुरू हुआ। ठंडे महल में रानी देविका एक बड़ी कुर्सी पर बैठी उस औरत को देख रही थी जो उसके चरणों में गिरी पड़ी थी, मानो कोई मरियल औरत हो। रानी जिया, जानती हो मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूं? तुम्हें जान से क्यों मारवाना चाहती हूं? कमीनी, तुम बस मुझसे जलती हो। सम्राट मुझे चाहता है, इसलिए जलती हो। सम्राट मुझ पर मेहरबान है। रानी देविका जोर से हंस पड़ी, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। मैं जलूं? उस बूढ़े की मेहरबानी पर जलूं? रानी देविका, तुम पागल हो गई हो। मैं सम्राट से कहूंगी। तुमने सम्राट का अपमान किया है, मैं बता दूंगी। रानी देविका की नजर अचानक इतनी तीखी हो गई कि रानी जिया चुप हो गई। फिर वो एक एक शब्द कहने लगी। रानी जिया, जानती हो मैं कौन हूं? याद है, मीरा सिंह नाम। तुम। कियारा देर तक हकलाती रही। अगला संवाद नहीं बोल पाई। राजीव मेहता ने कट बोला। फिर से दूसरी बार शूट शुरू हुआ। रानी जिया, जानती हो मैं कौन हूं? याद है, मीरा सिंह नाम। इस बार निशा की नजर पहले से भी तीखी थी, मानो फांसी का फंदा गले में डाल रही हो। तुम रुको। फिर से तीसरी बार शूट शुरू हुआ। रानी जिया, जानती हो मैं कौन हूं? याद है, मीरा सिंह नाम। निशा का भाव हर बार और तीखा होता जा रहा था। इस बार उसने ये लाइन ऐसे कही जैसे कोई भूत हो, और दूर खड़े लोग भी उसका बेचैन गुस्सा और दर्द महसूस कर रहे थे। तुम मीरा से हो? तुम कैसे? तुम हो। कियारा की आवाज ऐसे अटक रही थी जैसे रेडियो फंस गया हो। वो अपने संवाद भूल गई। कट। इस बार राजीव मेहता का सब्र टूट गया। उन्होंने स्क्रिप्ट पटक दी और चिल्लाए, कियारा, तुम्हें क्या हो गया है? इतने छोटे से संवाद भी याद नहीं? क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी भी है? राजीव मेहता का गुस्सा समझ में आता था। निशा इस बार इतने अच्छे मूड में थी कि वो खुद भी उत्साहित हो गए थे, लेकिन कियारा की बेवकूफी से एक अच्छा सीन खराब हो गया। दूर खड़े क्रू मेंबर भी तिरस्कार से देख रहे थे। क्या कियारा को दिमाग है? वही एक लाइन बार बार दोहरा रही है। मैं तो उसे रट गया। तुम मीरा से हो? तुम कैसे? मीरा सिंह तो मर चुकी। इतना छोटा सा संवाद याद नहीं होता? उस पोस्ट में लिखा था कि निशा की एक्टिंग खराब है, उसे कियारा को देखना चाहिए, तब पता चले कि असली बकवास क्या होती है। असल में निशा की एक्टिंग काफी अच्छी है। तुमने गौर किया? अब तक उसके सारे सीन एक ही टेक में पास हुए हैं। अगर कोई एनजी होती है तो दूसरों की गलती से होती है। सच में पहले मैं सोचता था कि ये अपने आप को ही प्ले कर रही है, लेकिन कल की जवान मीरा सिंह भी बहुत शानदार थी। हालांकि वो राजवीर को छेड़ रही थी, लेकिन किसी तरह अश्लील नहीं लग रहा था, बल्कि दिल धड़कने लगता था। हाँ, कल मैं तो देखते देखते एक्साइटेड हो गया था। अगर ये कोई और होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे दिल में मीरा सिंह बस निशा है। नंदिनी को ये उम्मीद नहीं थी कि हालात और बिगड़ जाएंगे। उसने दिल में कियारा को 100 बार गालियां दी, लेकिन बाहर से चिंतित होकर पास आ गई। कियारा, क्या हुआ? आज तबीयत ठीक नहीं? कियारा पागलों की तरह चिल्लाई। मुझे नहीं पता क्या हुआ है। जैसे ही निशा को देखती हूं, संवाद भूल जाती हूं, जैसे भूत लग गया हो। ऐसे कैसे हो सकता है? नंदिनी को कियारा की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि कियारा की एक्टिंग पहले से ही खराब थी और वो रियाज भी नहीं करती, लेकिन फिर भी धैर्य से समझाया, धीरे धीरे करो, हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ रिहर्सल करा देती हूं। नंदिनी ने उसके साथ रिहर्सल किया और कियारा ने सारे संवाद धारा प्रवाह बोल दिए। देखा कितना अच्छा हो गया? नंदिनी ने हौसला दिया। कियारा को फिर से भरोसा आ गया। वो उत्साह से डायरेक्टर के पास गई। डायरेक्टर, मैं तैयार हूं। राजीव मेहता ने तब तक थोड़ा संभाल लिया था।
उनका चेहरा थोड़ा नरम हुआ। तो शुरू करते हैं। लेकिन इस बार भी कियारा संवाद भूल गई। वो हार नहीं मान रही थी, बार बार करती रही और आखिरकार 28 एनजी हो गए। इतना छोटा सा सीन दोनों को रात तक लग गया, जिससे पूरे क्रू की नाराजगी छा गई। ये फिल्म है, टीवी सीरियल नहीं। इसमें फिल्म की री लगती है। इतनी एनजी से न सिर्फ मेहनत बढ़ती है, बल्कि पैसे की भी बर्बादी होती है। 33वें टेक में कियारा वही खड़ी रही, फिर अचानक पागल औरत की तरह चीखी और निशा पर झपटी। निशा, तुम कमीनी, तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे संवाद क्यों याद नहीं आ रहे? क्यों याद नहीं आ रहे? ये तुमने किया है, तुमने ही किया है। उसके असिस्टेंट और दूसरे लोग उसे खींचने दौड़े, लेकिन उसने सबको झटक दिया। नंदिनी भी समझाने गई तो उसके हाथ पर नाखून गड़ा दिए। अब सच में सबको उससे चिढ़ हो गई। सच में दिमाग खराब है। अपने संवाद याद नहीं तो दूसरों पर दोष मढ़ रही है। क्या कोई उसके दिमाग में घुसकर संवाद चुरा सकता है? इतनी रात करवा कर भी शर्म नहीं आती। निशा बेचारी ऐसे लोगों से पड़ गई। तुम लोगों को कल रात की बात अजीब नहीं लगी? राजवीर अभी सेट में आए और निशा पर ऐसा बवाल खड़ा हो गया। अगर निशा सेट से बाहर हुई तो सबसे फायदा किसे होगा? ये तो पूछो मत। अब सबके चेहरे पर समझ गए वाला भाव था। आखिर में सबने बुरे मूड में काम खत्म किया। कियारा के हंगामे के बाद डायरेक्टर ने उसे 2 दिन की छुट्टी दे दी ताकि वो शांत हो जाए। निशा ने अभी मेकअप उतारा ही था कि नंदिनी चुपके से आ गई, हाथ बांधे उसकी तरफ देख रही थी। निशा, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी चालाक हो। है? मैं चालाक? निशा ने नंदिनी के हाथ पर कियारा द्वारा किए गए नाखून के निशान देखे और हल्की मुस्कान के साथ मासूमियत से पलकें झपकाई। ये तो तुम्हारी नजर की कमाल है। इतने अच्छे साथी चुन लिए तुम। नंदिनी ने दांत पीस लिए। उसकी छाती दुखने लगी। क्या पता था कि कियारा इतनी बेवकूफ होगी। निशा की छवि इतनी खराब हो चुकी थी। फिर भी उसने अपनी छवि सुधार ली और क्रू की राय बदल दी। निशा आगे भी कुछ करेगी। जल्दी से कोई तरीका निकालना होगा। उसे पलटने नहीं देना। नंदिनी से बात करके जब निशा बाहर निकली तो उसके फोन पर एक मैसेज आया। बंटी, तुम्हारे आगे वाली गली में मिलते हैं। निशा ने सतर्कता से जवाब दिया। अलग अलग चलते हैं, घर पर मिलते हैं। मैं तुम्हारे घर आती हूं। 1 घंटे बाद राजवीर के घर पर निशा दरवाजे पर पहुंची ही थी कि राजवीर ने उसे अंदर खींच लिया। गर्दन तानकर इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई जासूस संपर्क कर रहा हो। पहले वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि निशा उसके साथ दिखे, बल्कि चाहता था कि सब जाने कि उनके बीच घनिष्ठता है। लेकिन इस बार के बाद उसे अपने पिछले व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। निशा ने बैग रखा, जूते उतारे, सोफे पर पालथी मारकर बैठ गई और सबसे पहले हाथ बढ़ाकर पूछा, वीडियो ली? राजवीर ने उसकी इस बेहुदा हरकत को देखा। धत, क्या ये औरत मुझे आदमी नहीं समझती? मेरे सामने इतनी ढीली ढाली और बदमाश क्यों हो जाती है? बिल्कुल अपने रोल की तरह। क्या मैं बेकार टीममेट हूं? ली नहीं तो क्या? राजवीर ने चिढ़कर फोन थमा दिया। जब उसने कहा था कि वो मासूम बच्ची बनेगी तो वो समझ गया था कि उसे क्या करना है और उसने सारे शानदार पल कैद कर लिए थे। निशा ने फोन लिया और एक एक फोटो देखी, फिर संतोष से सिर हिलाया। बढ़िया शॉट है, चल तुझे एक चिकन लेग अतिरिक्त मिलेगा। इतना कहकर उसने वेब खोला और अपने मुख्य अकाउंट से एक पोस्ट डाली। वो पोस्ट वो माफीनामा नहीं था जो रेखा सिंह ने मांगा था, बल्कि 4 शब्द थे, निर्दोष स्वयं सिद्ध होता है। पोस्ट करने के बाद वो तुरंत अपने दूसरे अकाउंट में गई और एक गॉसिप ब्लॉगर को प्राइवेट मैसेज भेजा, जिसे वो मल्होत्रा प्रोडक्शन से जुड़ा जानती थी। उसने कियारा के बार बार एनजी करने का वीडियो भेज दिया। ये दोनों कंपनियां एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी। निशा के प्राइवेट मैसेज भेजने के तुरंत बाद उस ब्लॉगर ने वीडियो डाल दिया और चटकदार शीर्षक दिया, 33 टेक, इंडस्ट्री की नंबर 1 खूबसूरत सूरत, आइए दिखाते हैं असली बुरी एक्टिंग कैसी होती है। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। बस इतना ही डालोगी? दूसरे वीडियो नहीं डालने? मैंने तो छुप छुप कर बहुत मेहनत से बनाए थे। निशा ने सिर झुकाकर कमेंट स्क्रॉल किए। इतना ही काफी है, आगे का काम हमें नहीं करना।
क्या तुमने सोचा था कि वीडियो सिर्फ तुमने ही बनाया था? ये हथकंडा पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? पहले कर लेता तो कियारा बहुत पहले बाहर हो जाती। इतना झंझट नहीं होता और मुझे 2 दिन तक उस औरत को सहना नहीं पड़ता। राजवीर असंतोष से बोला। सेट पर सब यही सोच रहे थे कि कियारा को क्या हो गया है, लेकिन राजवीर ही जानता था कि असल में क्या हो रहा था। ये थी निशा की दबाने वाली ट्रिक। ये ट्रिक सिर्फ बहुत अनुभवी अभिनेता ही कर सकते हैं। इसमें जानबूझकर अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन करके दूसरे अभिनेता पर मानसिक दबाव डाला जाता है, जिससे वो अंडर परफॉर्म करता है, संवाद भूल जाता है और गंभीर मामलों में उसे मानसिक आघात भी हो सकता है, जिससे वो कभी उबर नहीं पाता। इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये समझना मुश्किल होता है कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में शानदार एक्टिंग कर रहा है या जानबूझकर दबा रहा है। यानी ये ट्रिक बिना कोई निशान छोड़े नुकसान पहुंचा सकती है। निशा ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। बड़ा हथियार हर वक्त नहीं निकाल सकते। इस ट्रिक के लिए सही मौका चाहिए। जैसे आज का सीन कियारा पर दबाव डालने के लिए एकदम सही था। साथ ही ये ट्रिक शूटिंग शेड्यूल को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। राजवीर को पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो ताने के लहजे में बोला, तो मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि उन चुनिंदा लोगों में शामिल हूं जिन पर तुमने ये बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। उस वक्त भी राजवीर निशा के इस हथकंडे से दब गया था, लेकिन वो कियारा जैसा बेकार नहीं था। वो संभल गया और उसकी एक्टिंग और भी तेज हो गई। राजवीर के बोलने के बाद उसने अचानक गौर से निशा को देखा। आज रात साथ खाना खाओगे? तुमने वादा किया था कि अकेले खिलाओगी और दूसरे दिन गेम भी खेलोगी। निशा वाकई इस मामले में गलत थी, इसलिए उसने लाचारी से सिर हिलाया। हाँ, खाना भी खिलाऊंगी, गेम भी खेलूंगी। मैं कबीर मल्होत्रा को मैसेज करके बता देती हूं। राजवीर का चेहरा सुनते ही बिगड़ गया। तुम बस एक अस्थाई शांति दूत हो। वापस नहीं जा रही तो मैसेज करके रिपोर्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारा कबीर मल्होत्रा से आखिर क्या रिश्ता है? हालांकि मैंने कबीर को मैसेज किया, लेकिन असल में मैसेज रेयांश के लिए था। ठीक है? निशा ने उसकी अनदेखी करते हुए मैसेज टाइप किया। मेरे प्यारे बच्चे, आंटी को आज रात कुछ काम है, थोड़ी देर से आऊंगी। अच्छे से खाना खाना और सो जाना। जब समय मिलेगा तुम्हारे लिए क्यूट कपड़े लाऊंगी। लव यू, मुआ। राजवीर ने ये मैसेज देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई। तुम रेयांश के साथ इतनी नरम क्यों हो? मेरे साथ रहते हुए कभी इतनी नरम नहीं थी। हमेशा बिना वजह पीटती थी। निशा ने तिरछी नजर से देखा, क्योंकि तुम बहुत चिड़चिड़े हो। रेयांश इतना प्यारा है, क्या तुम उससे मुकाबला कर सकते हो? राजवीर की खूबसूरत आंखों में आग लग गई। निशा, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? तुम तो बस मेरे। निशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं किया था। तुम। राजवीर उंगली उठाकर देर तक कुछ नहीं बोल पाया। निशा ने ठुड्डी हथेली पर रखी। मुस्कुराते हुए उसे देखा। कैसा लग रहा है? गुस्सा आ रहा है? अब खाना खाओगे? राजवीर ने दांत पीसते हुए कहा। खाऊंगा। इसकी चाल में नहीं आना। इधर। मल्होत्रा विला। करण मल्होत्रा तकिया लिए सोफे पर बैठा था। अगर उसकी पूंछ होती तो वो इतनी तेज हिलाता कि उड़ जाती। भाई, जल्दी बताओ, कल रात आखिर हुआ क्या था? कबीर का चेहरा अब भी उस सुबह निशा के कहे कोई औरत रख लो वाले वाक्य से उदास था। उसे करण की गप्पे सुनने का मूड नहीं था। क्या तुम अपनी जलती हुई मोहब्बत पर काबू नहीं रख पाए? बेकाबू हो गए। रात को छापा मार दिया, लेकिन अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। निशा जाग गई तो फिर सोते में चलने का नाटक कर दिया। करण की कल्पना शक्ति वाकई कमाल की थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा। सोचा, इस लड़के ने सारी समझ ऐसी ही बातों पर लगा रखी है। भाई का चेहरा देखकर करण समझ गया कि उसने सही अनुमान लगाया है। वो इतना खुश हुआ कि उसे लगा जैसे वो खुद से प्यार करने लगा। हे भगवान, मैं कितना होशियार हूं। भाई, मैं तुम्हारा प्यारा सा छोटा भाई हूं ना? करण का ये इनाम मांगने वाला चेहरा देखकर कबीर ने उदारता से कहा। छुट्टी 1 महीने की कर दो। करण इतना खुश हुआ
कि लगभग सोफे पर कलाबाजियां खाने लगा। फिर अफसोस से बोला, भाई, कहते हैं ना, एक बार भागो तो शेर बनो, 2 बार भागो तो चीता बनो, 3 बार भागो तो तुमने मौका मिलते ही निशा पर क्यों नहीं झपट लिया? कितना बुरा लग रहा है। कबीर ने उसे ठंडी नजर से देखा। अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता? करण ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, तुम रेयांश के सहारे उसे धीरे धीरे पकाने की रणनीति अपना रहे थे, ताकि वो बिना किसी शक के मेंढक की तरह गर्म पानी में पक जाए। अगर अब अपना राज खोल दोगे तो निशा तुरंत पानी से बाहर कूद जाएगी। कबीर, हालांकि सच है, लेकिन करण के मुंह से सुनना कितना अजीब लगता है। कल रात उसने सच में उसे हर हाल में पाने का विचार किया था, लेकिन निशा की अनजानी प्रतिक्रिया, जैसे वो उससे बहुत डर गई और उसे बिल्कुल दूर करना चाहती थी। उसे तुरंत होश आ गया। बाद में जो हुआ उससे पता चला कि उसका तरीका सही था। अगर वो उस वक्त हद पार कर देता तो निशा शायद सच में डरकर भाग जाती। उसने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दिखाई? उसके साथ क्या हुआ था? भाई, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? तुम इन दिनों इतने भावुक क्यों हो रहे हो? क्या कोई बात है? करण ने सतर्कता से पूछा। असल में ये बहुत नरम शब्दों में कहा गया था। हकीकत में तो कबीर इन दिनों ऐसे थे जैसे किसी औरत को मासिक धर्म आ गया हो, चिड़चिड़े और बेचैन। कबीर ने पतली उंगलियों से कुर्सी के आर्मरेस्ट पर ताल बजाया और धीरे से बोला, उस दिन फूल राजवीर ने भिजवाए थे। क्या कहा? करण एक सेकंड के लिए अटका, फिर कबीर के संदेश को समझ गया और गुस्से से उछल पड़ा। साला, गंदा बादशाह राजवीर है। वो तो परसों ही देश लौटा है। मैंने सुना था कि वो संसार में सेकंड लीड कर रहा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसका निशा से ऐसा रिश्ता है। अब समझ में आया कि वो अचानक देश क्यों लौटा और उसकी वापसी की पहली फिल्म यही क्यों है। तुम जानते हो, फिल्म में उसके निशा के साथ काफी इंटीमेट सीन है। सोचता हूं, क्या वो इन दिनों निशा से मिल रहा था? क्या तुमने उसे पकड़ा और क्या कुछ इंटीमेट देखा? कबीर, करण के सारे अनुमान सही निकले। हे भगवान, अब समझ में आया कि तुम इन दिनों इतने अजीब क्यों हो। करण गुस्से से पैर पटक रहा था। मुझे नहीं पता था कि हमारे बीच गद्दार है। वैसे वो ऐस मिला? कबीर की आंखों में अंधेरा छा गया। जिस दिन हीरे दिए गए थे, वो शख्स फिल्म सिटी से निकलते ही गायब हो गया और हीरों का स्रोत भी पता नहीं चल रहा। बहुत संभव है कि वो विशेष चैनलों से तस्करी कर लाए गए हों। करण के होंठ फड़के, एक और सिरदर्द। क्या ये फिर से मल्होत्रा परिवार से जुड़ा कोई है? YS हमारे परिवार में किसके नाम के ये 2 अक्षर हैं? कोई नहीं लगता। सांस छोड़ो। मेरे भाई की प्रेम कहानी कितनी उलझी हुई है। दूसरों की प्रेम कहानी रोमांटिक ड्रामा होती है, तो इसकी जासूसी थ्रिलर। इतने में कबीर का फोन बजा। निशा का मैसेज आया था। मैसेज पढ़ते ही कबीर की आंखों में छिपा खतरनाक जानवर हरकत में आ गया। करण उत्सुकता से झांकने लगा। निशा का मैसेज। क्या लिखा है? भाई को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो? कबीर ने मैसेज पर कुछ सेकंड देखा, फिर तुरंत फोन मिला दिया। निशा, जो राजवीर के घर थी, ने फोन उठाया। हेलो कबीर, क्या हुआ? मैंने जो मैसेज भेजा था वो देखा? रेयांश को दिखा देना। देख लिया। तुम कहाँ हो? कबीर ने पूछा। निशा ने राजवीर की तरफ देखा, जो रसोई में हाथ पैर मार रहा था और दावा कर रहा था कि वो बढ़िया खाना बनाएगा। मैं राजवीर के साथ हूं। उससे कुछ बात करनी थी, और वैसे भी वो अभी देश लौटा है। साथ खाना खा लूं तो उसका स्वागत भी हो जाएगा। कबीर, राजवीर, करण और निशा, चारों के आने के बाद राजवीर को कुछ करने को नहीं मिला। कबीर ने घर पर मिशेलिन स्टार शेफ बुलवा रखा था। करण घर से 2 बोतल महंगी शराब ले आया और रेयांश ने निशा को पूरी तरह हड़प लिया। पांचों अजीब माहौल में मेज के चारों तरफ बैठ गए। खैर, करण था तो माहौल ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था। सब खाते पीते और बातें कर रहे थे। चलो, हमारे बड़े स्टार की वापसी पर। मामा, चीयर्स। थैंक यू। वैसे
मैं अब तक पूछना भूल गया, तुम और निशा कैसे मिले? करण ने बेसब्री से पूछा। अपने भाई के लिए जानकारी जुटा रहा था। ये सुनते ही राजवीर का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया, जैसे वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। उसने टालते हुए कहा, पढ़ाई के दौरान मिले थे, साथ में पढ़ते थे। करण ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा और अर्थपूर्ण अंदाज में बोला, मुझे लगता है इतना साधारण नहीं है। कहीं तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं, जिसे तुमने पटाकर छोड़ दिया? आखिर तुम्हारे आसपास जो भी औरतें होती हैं, वो या तो तुम्हारी मां होती है, या फैन, या एक्स गर्लफ्रेंड। राजवीर, निशा ने दबी हंसी के साथ करण को अंगूठा दिखाया। करण, आप एकदम सही है। अरे, मैंने सही पकड़ा, करण ने अकड़कर कहा। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं न पकड़ सकूं। आधा सही पकड़ा। राजवीर का चेहरा पीला पड़ गया। है? आधा कैसे? करण हैरान। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, सही है, लेकिन उसने मुझे पटाया और उसने ही मुझे छोड़ा। राजवीर ने मेज के पार निशा को ऐसे देखा जैसे कोई जालिम औरत हो। ये सुनते ही निशा और रेयांश के लिए स्टेक काट रहे कबीर की ठंडी आंखों में हल्की सी हलचल हुई। करण भी अवाक रह गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसका अनुमान गलत निकला। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और उत्साह से बोला, नहीं, सच में, ये तो साइंस के खिलाफ है। निशा ने कभी राजवीर की तरह मुंह नहीं खोला था, इसलिए सबको लगता था कि राजवीर ने उसे छोड़ा था। उसे ये उम्मीद नहीं थी। राजवीर ने गुस्से से पसली पर कांटा चुभोया। यकीन न हो तो इससे पूछ लो। ये मुद्दा फिर क्यों उठ गया? निशा ने लाचारी से कहा। यह पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। करण, जो शुरू में अपने भाई के लिए जानकारी जुटा रहा था, अब पूरी तरह गप्पी प्रवृत्ति में आ गया था। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ था? जल्दी बताओ। जल्दी, राजवीर बोल नहीं सका। क्या बड़े बुजुर्गों के लिए छोटों की निजी बातें पूछना ठीक है? राजवीर की बेचैनी देखकर निशा ने उसे बड़ों के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहा, इसलिए उसने उत्तर दिया, कुछ खास नहीं। स्कूल में बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी, मैं भी उनमें से एक थी। बाद में ब्रेकअप हो गया, शायद इसलिए कि साथ आने के बाद पता चला कि वो मेरी कल्पना जैसा नहीं था। थोड़ा मोह भंग हो गया था। निशा की बातें सामान्य लग रही थी, लेकिन करण समझ गया कि असल में कुछ और ही था, वरना राजवीर का चेहरा ऐसा नहीं होता। चलो, राजवीर को थोड़ी और शराब पिलाते हैं, शायद कुछ निकल जाए। रेयांश की वजह से निशा ने आज शराब नहीं पी। खाना खत्म करने के बाद वो बोर हो रही थी, तो उसने पूछा, कबीर, क्या मैं रेयांश को गेम खेलने ले जा सकती हूं? कबीर ने सिर हिलाया। जाओ। उसका स्वर दूसरों से बात करते समय जैसा ही था, लेकिन लगता था कि दूसरों की तुलना में निशा के साथ थोड़ा नरम था। राजवीर ने ईर्ष्या से देखा। वो मेरा गेम कंसोल है, वो नई मशीन है जो मैं खास लाया हूं। और उसने दूसरे आदमी से पूछकर अनुमति ली। हालांकि वो आदमी सिर्फ 5 साल का है, फिर भी ठीक नहीं। 2 घंटे बाद करण शराब के नशे में बेहोश हो गया। फिर भी राजवीर से एक शब्द नहीं निकाल पाया। असल में राजवीर भी लगभग बेहोश होने को था, लेकिन वो जानता था कि करण उससे जानकारी निकालना चाहता है, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को रोके रखा। ऐसा गप्पी मामा होना, क्या बताओ। उसे अस्पष्ट लग रहा था कि करण की इस बात पर अड़े रहने के पीछे कोई और वजह थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से साफ नहीं था। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। मेज पर सबसे होश में कबीर था। कबीर ने फोन करके बटलर को करण को उठाने भेजा, फिर उठकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ा। विशाल गेम स्क्रीन पर लेवल कंप्लीट लिखा था। निशा और रेयांश सोफे पर अजीब मुद्रा में सो रहे थे। कबीर चुपके से पास गया। लड़की के हाथ में एक मुलायम सफेद बच्चा था। उसका सुंदर सोया हुआ चेहरा देखकर सारी दुनिया की शोहरत और ताकत छोड़कर बस उसके साथ शांति से सोने का मन करता था। रेस्टोरेंट में राजवीर ने धुंधली नजरों से देखा कि कबीर निशा की तरफ झुक रहा है और करीब आ रहा है। उसकी आंखें अचानक खुल गई। वो तुरंत होश में आ गया। कबीर लगभग सोती हुई लड़की के चेहरे को चूमने ही वाला था, लेकिन आखिरी समय में रुक गया और रेयांश की तरफ देखा।
उसे धीरे से जगाया। छोटू ने नींद में आंखें मली। उसके सिर के बाल गड़बड़ हो गए थे, जिससे वो और भी प्यारा लग रहा था। कबीर ने उसके छोटे से सिर को सहलाया। अकेले चल सकता है? छोटू ने सिर हिलाया। कबीर ने संतोष का भाव दिखाया, फिर झुककर अब भी सो रही निशा को उठा लिया और छोटू से कहा, चलो। छोटू आज्ञाकारी रूप से पिता के पीछे चल पड़ा। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। राजवीर राजवीर ने अपनी आंखें मली। नशा इतना ज्यादा हो गया है कि भ्रम हो रहा है। जरूर, कबीर मल्होत्रा का व्यवहार इतना अवास्तविक कैसे हो सकता है? उसने छोटे भाई को उठाने के लिए बटलर बुलवाया, सोते हुए बेटे को जगाया, लेकिन सोती हुई निशा को नहीं जगाया और खुद उसे उठाकर ले गया। राजवीर असहाय होकर देखता रहा कि कबीर निशा को गोद में लिए। छोटू उसके पीछे और चले गए। फिर वो मेज पर गिर पड़ा, अब और नहीं संभल सका, बेहोश हो गया। मल्होत्रा विला। छोटू निशा के साथ सोना चाहता था। कबीर, पुरुष और महिला में भेद होता है। छोटू ने 5 उंगलियां दिखाई, मतलब वो सिर्फ 5 साल का है। कबीर ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तुम समझ गए कि तुम अब 3 साल के नहीं बल्कि 5 साल के वयस्क हो। अब जाकर सो जाओ। छोटू, कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम अब भी निशा आंटी की गोद में रहना चाहते हो? मैं उसे अधिक से अधिक 3 महीने और रोक सकता हूं। अगर तब तक शादी नहीं हुई तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनते ही छोटू का चेहरा बदल गया। वो उदास होकर निशा की तरफ देखता रहा, फिर बार बार पीछे मुड़कर देखता हुआ चला गया। कबीर ने हल्की सांस ली। हालांकि छोटू उसका सबसे बड़ा सहायक है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा भी है। आखिरकार उसे मना लिया। कबीर ने निशा को धीरे से बिस्तर पर लिटाया, उसके जूते उतारे, फिर नौकरानी को बुलाकर उसके कपड़े बदलने को कहा। निशा को धुंधला धुंधला लगा कि वो मुलायम बिस्तर पर है और सामने कोई धुंधली आकृति है। नींद में उसने उस आकृति को छूने की कोशिश की, जो कुछ हद तक जानी पहचानी लग रही थी। कबीर, तुम फिर से सोते में चल रहे हो? कबीर छूने पर चौंका, फिर उसके गर्म छोटे हाथ को अपनी बड़ी हथेली में ले लिया और बोला, हूं। निशा ने भौहें सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया, ये बीमारी है, इलाज कराना होगा। कबीर धीरे से मुस्कुराया और उसकी हथेली पर हल्का चुंबन लिया। तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। देर रात मल्होत्रा प्रोडक्शंस के पीआर विभाग। रोहित शर्मा नंदिनी मेहता के नशे में गाड़ी चलाने के स्कैंडल में फंसा हुआ था कि अचानक उसका निजी फोन बजा। वो चिढ़कर फोन को अलग रखने वाला था, लेकिन अगले ही पल कॉलर आईडी देखकर उसके पसीने छूट गए। वो तुरंत सीधा हो गया और घबराकर फोन उठाया। जी कबीर सर, माफ कीजिएगा, हम इस मामले को संभाल रहे हैं, कल रात तक पक्का सुलझा देंगे। कौन सा? दूसरी तरफ ठंडी और दूर की आवाज आई। है नंदिनी मेहता के नशे में ड्राइविंग का मामला। आपने इसी बारे में फोन किया था ना? रोहित शर्मा पूरी तरह से समझ नहीं पाया। बड़ा बॉस आधी रात को फोन करे तो यही तो मामला होगा। नहीं, रोहित शर्मा ने राहत की सांस ली। वो इतना व्यस्त था कि भ्रम हो गया। प्रेसिडेंट मल्होत्रा कभी मल्होत्रा प्रोडक्शंस के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, भले ही इसमें उनकी टॉप स्टार नंदिनी मेहता शामिल हो, जो हमारी नजर में बहुत बड़ा मामला है। लेकिन कबीर की नजर में ये शायद धूल के कण जितना भी नहीं है। तो फिर बड़ा बॉस खुद मुझसे इस वक्त क्यों संपर्क कर रहा है? रोहित शर्मा और भी बेचैन हो गया। तो आप किस बारे में पूछ रहे हैं? कियारा मल्होत्रा को 24 घंटे के अंदर इंडस्ट्री से बाहर करवाओ। कबीर ने सीधा आदेश दिया। कियारा मल्होत्रा? सर, कौन सी कियारा मल्होत्रा? मेहता मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वाली। फोन के दूसरी तरफ से आवाज खत्म होते ही रोहित शर्मा हैरान रह गया। क्या वो कियारा मल्होत्रा जिसे मेहता मीडिया ने इंडस्ट्री की नंबर 1 खूबसूरत सूरत का खिताब देकर प्रमोट किया था? उसने सोचा था कोई बड़ी हस्ती होगी। रोहित शर्मा हैरान और अनिश्चित था, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस बार बार हाँ करता रहा। जी कबीर सर, समझ गया। जहां तक मुझे पता है, कियारा मल्होत्रा फिलहाल अपनी ही कंपनी की एक महिला कलाकार से झगड़ रही है। वो महिला भी कोई कम नहीं है,
उसके पास कियारा की काफी गंदी चीजें हैं और वो दूसरों के हाथों काम करवाना भी जानती है। उसने वो सारी सामग्री हमारी टीम के एक गॉसिप ब्लॉगर को सौंप दी है। कियारा ने बहुत लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी है। अब जब वो गिर गई है तो सब मिलकर उसे दबा रहे हैं। वो शायद जल्द ही बच नहीं पाएगी, लेकिन उसे पूरी तरह इंडस्ट्री से बाहर करने के लिए हमें थोड़ा और हाथ लगाना होगा। छुप कर करना, कबीर ने निर्देश दिया। जी कबीर सर, बेफिक्र रहिए। फोन रखने के बाद रोहित शर्मा ने अपना सारा काम डिप्टी डायरेक्टर को सौंप दिया और खुद इस मामले में लग गया। ये मामला बहुत ही आसान था। उसे लगा जैसे बंदूक लेकर मच्छर मार रहे हों। जो महिला कलाकार कियारा से झगड़ रही थी, उसने 80% काम कर दिया था। बस अंतिम वार करना था। वो सिर्फ एक दूसरे दर्जे की कलाकार है। उसने ऐसा क्या किया कि बड़ा बॉस खुद उसे ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दे रहा है? रोहित शर्मा कितना भी सोचता, वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कबीर का असली उद्देश्य कियारा को ब्लैकलिस्ट करना नहीं, बल्कि एक ऐसी छोटी कलाकार का समर्थन करना था जिसका नाम वो शायद याद भी नहीं रख पाता। अगली सुबह निशा नींद से उठी तो थोड़ा असमंजस में थी। वो मल्होत्रा विला में कैसे पहुंच गई? उसे साफ याद था कि उसने रेयांश के साथ 2 घंटे गेम खेला, फिर राजवीर के लिविंग रूम में थककर सो गई। अभी पूरी तरह उलझन में थी कि बेडसाइड की खिड़की से अचानक जोरदार पटाख की आवाज आई। निशा चौंक कर उठी और खिड़की खोलकर देखा। नीचे एक सुनहरा सिर दिखा। निशा ने झुंझलाकर कहा, राजवीर, तुम क्या कर रहे हो? राजवीर, जो अपनी छवि का सबसे ज्यादा ध्यान रखता था, अब भी कल के कपड़ों में था, जो सिलवटों से भरे थे। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। निशा, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी। निशा ने सांस ली। सिर में दर्द होने लगा। उसे पता था कि अगर इस लड़के को पता चला कि वो यहां रहती है तो हंगामा होगा, लेकिन उसने सुबह सुबह खिड़की तोड़ दी। अब कूदो। क्या बन रही हो बीवी? राजवीर ने बेसब्री से कहा। निशा ने बेबसी से होंठ चबाए, खिड़की का सहारा लिया और नीचे कूद गई। राजवीर ने तुरंत उसे खींचा, उसके शरीर को कई बार घुमाकर देखा कि कहीं कोई निशान तो नहीं। फिर उसकी तरफ घूरकर पूछा, कल रात कुछ हुआ था? निशा उसके घुमाने से लगभग चकरा गई। झुंझलाकर बोली, राजवीर, सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया है? मैं शांति से सो रही थी, मुझे क्या हो सकता है? राजवीर की नसें उभर आई। निशा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि कल रात तुम कैसे वापस आई? सच में नहीं पता, निशा ने मासूमियत से कहा। राजवीर ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और दांत पीसते हुए कहा, तुम इतनी बेवकूफ हो कि अब तक बिक नहीं गई? हैरानी है, कल रात कबीर मल्होत्रा खुद तुम्हें उठाकर लाया। निशा थोड़ी अचंभित हुई, फिर लापरवाही से बोली, तो क्या? शायद छोटू नहीं चाहता था कि मैं जागूं, इसलिए उसने अपने पिता से मुझे उठाने को कहा होगा। बार में भी ऐसा ही था। रेयांश कबीर के अलावा किसी और को उसे छूने नहीं देता था, इसलिए उसे इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। राजवीर गुस्से से बोला, निशा, क्या तुम थोड़ी सी भी सतर्क नहीं हो सकती? कबीर मल्होत्रा साफ साफ तुम पर आ जाना चाहता है, समझती नहीं? निशा ने गहरी सांस ली, फिर राजवीर के कंधों पर हाथ रखकर सच्चाई से कहा, भाई, मेरा रास्ता सितारों और समंदर की तरफ है। मैं किसी फूल या घास के लिए नहीं रुकूंगी। तो चाहे तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी मामी बनने की विनती करो, मैं तुम्हें वो मौका नहीं दूंगी, ठीक है? कृपया अपनी वहम से बाहर आओ और सो जाओ। राजवीर के मन में बहुत उलझन थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन परेशानी से उसे देखा। तुम सच में कभी शादी नहीं करोगी? अगर कोई पसंद आ गया तो? निशा, यह विचार बहुत खतरनाक और गलत है, पता है? सुनो, भले ही करियर जरूरी है, लेकिन औरत के लिए शादी। आह! निशा अब और नहीं सह सकी। उसने उसे लात मारी। राजवीर, तुम रुकोगे नहीं? जानबूझकर मुझसे झगड़ा कर रहे हो? मुझे लगता है तुमने बहुत दिन पीट नहीं खाई, इसलिए हाथ पैर सूज रहे हैं।
तुमने तो परसों ही पीटा था। परसों में पीटा तो था, लेकिन पूरी तरह नहीं पीटा। आज ऐसा पीटूंगी कि फिर कभी बकवास करने की हिम्मत न हो। निशा ने बाजू चढ़ाए, हमला करने को तैयार। राजवीर ने सिर ढककर भागने की कोशिश की, फिर अचानक उसके पीछे देखा और बोला, मामा। निशा ने बुरी मुस्कान दिखाई। बचाने वाला ढूंढ रहे हो? आज चाहे कितना चिल्ला लो, कोई नहीं बचाएगा। इससे पहले कि निशा का हाथ पड़ता, राजवीर चिल्लाया, नहीं, मेरे मामा। निशा आकर गई, मशीनी ढंग से गर्दन घुमाई और देखा कि कबीर स्पोर्ट्स वियर में पसीने से लथपथ, मानो सुबह की सैर करके आ रहा हो, रोशनी के खिलाफ खड़ा था। निशा, जो किसी के भतीजे को पीटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी, ने तुरंत राजवीर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, कबीर, ये लड़का सुबह सुबह तुम्हारी खिड़की तोड़ने आया था। मैंने इसे पकड़ लिया, बस तुम्हारे लिए इसकी पिटाई कर रही थी। राजवीर ने उसकी तरफ देखा, बेशर्म। तुमने नहीं तोड़ा? निशा ने सख्ती से कहा। कबीर ने हाथ बढ़ाकर लड़की के सिर से एक घास का तिनका निकाला, फिर स्वाभाविक रूप से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, शैतानी मत करो। जाओ, तैयार हो जाओ, नाश्ता लगा है। ओ, आ रही हूं। निशा ने राजवीर की तरफ विजयी मुस्कान दिखाई और उछलती हुई चली गई। इस वक्त राजवीर का दिल चाह रहा था कि निशा को पकड़कर चिल्लाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार। कबीर ने इतना स्पष्ट कर दिया, क्या तुम्हारी टाइटेनियम की आंखें अंधी हैं? कमरे में लौटकर निशा को अचानक याद आया कि वो एक बहुत जरूरी चीज भूल गई थी। कल रात वीडियो डालने के बाद उसने अब तक नहीं देखा था कि मामला कहां पहुंचा। सब राजवीर की वजह से है। जब से देश आया है, मेरी जान ही ले रहा है। निशा ने कंप्यूटर चालू किया और सारी जानकारी जल्दी से स्क्रॉल की। कल रात कियारा के 33 टेक वाला वीडियो तेजी से वायरल हुआ। कमेंट्स में आलोचनाओं का अंबार लग गया, जबकि निशा की हैरान करने वाली एक्टिंग की सबने तारीफ की। उसके बाद सबको उस वेब पोस्ट पर शक होने लगा, जिसमें कहा गया था कि निशा सिर्फ सुंदर है और पुरुषों के साथ सोकर मशहूर हुई। इसके बाद अनाम अकाउंट से ये बातें सामने आने लगी कि कियारा ने अपने पद का दुरुपयोग करके निजी बैर निकाला, ड्रामा में निशा को जानबूझकर थप्पड़ मारा, निजी जीवन में अहंकारी और तेवर वाली है, अपने असिस्टेंट को थप्पड़ मारा, सेट पर डिवा बनकर स्टाफ से दुर्व्यवहार किया, वगैरह वगैरह। फिर कियारा से नफरत करने वाले दूसरे कलाकार और स्टाफ भी सीधे बोलने लगे। उन्होंने अपने अनुभव सुनाए और कियारा का वो मुखौटा पूरी तरह फाड़ दिया जो उसने अपने फैंस के सामने रखा था। मेकअप आर्टिस्ट एमी। मैं पहले निशा से नफरत करती थी क्योंकि कियारा हमेशा उसे निशाना बनाती थी। निशा को परेशान करने के लिए वो हम स्टाफ पर भी गुस्सा निकालती थी, जैसे मुझसे बार बार मेकअप करवाना ताकि निशा को इंतजार करना पड़े। ऐसा रोज होता था। मुझे लगता था कि निशा की वजह से मुझे परेशानी हो रही है, इसलिए मैं भी उससे नफरत करने लगी थी। असल में उसने कुछ गलत नहीं किया था। मुझे पता है ये बातें कहने से मुझे भी निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन अगर न कहूं तो गिल्ट होता है। उस दिन राजवीर के फैन सेट पर हंगामा कर रहे थे। अगर निशा ने अपनी बाह से मेरे सामने आया पत्थर न रोका होता तो मेरा चेहरा बिगड़ जाता। स्टेज हैंड शर्मा जी। बड़े मुंह और बुराई से नफरत की बातें। कियारा तो सेट पर एक अहंकारी और डिवा जैसी कैंसर है। वो हमेशा लेट आती है, जल्दी चली जाती है, हमें हुक्म चलाती है। हम स्टाफ को इंसान ही नहीं समझती। दिन में दर्जनों बार उसके लिए दौड़ दौड़ कर सामान लाना पड़ता है। क्या वो समझती है मैं उसका नौकर हूं? जहां तक निशा की बात है, हालांकि वो आमतौर पर अकेली रहती है और थोड़ी ठंडी लगती है, लेकिन हम स्टाफ से हमेशा शिष्टाचार से पेश आती है। शूट के बाद सबको थैंक यू कहती है, भले ही हम उसके प्रति पूर्वाग्रह रखते थे और उसका जवाब नहीं देते थे, फिर भी वो हर बार कहती है। सहायक निर्देशक शर्मा जी। मेरी आवाज ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं भी न्याय की बात करना चाहता हूं। शूटिंग के पहले दिन ही किसी ने निशा के लिए कुछ भेजा था। उसके अलावा
मैंने उसे किसी पुरुष के साथ घनिष्ठ होते नहीं देखा। एक खूबसूरत औरत के कुछ प्रशंसक होना सामान्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। सिनेमैटोग्राफर निशा की व्यावसायिकता बिल्कुल टॉप क्लास है। उसे कैमरे की समझ है। वो खुद को सही पोजीशन में रखती है। जब तक दूसरों की गलती न हो, वो आमतौर पर एक ही टेक में पास हो जाती है। इसलिए उसे शूट करना मेरे लिए सबसे आसान है। जहां तक कियारा की बात है, वो शायद हर सिनेमैटोग्राफर का सपना होती है। उसने प्लास्टिक सर्जरी इतनी करवा ली है कि उसकी नाक अजीब लगती है और वो मुझ पर दोष मढ़ती है कि मेरी स्किल खराब है। क्या मैं उसके लिए अलग से फोटोशॉप करूं? डायरेक्टर राजीव मेहता। ऑनलाइन ये अफवाहें कि निशा ने अनुचित संबंध बनाकर रोल पाया, बिल्कुल बकवास है। ये न केवल निशा का बल्कि हमारी पूरी टीम का अपमान है। हमने सोचा था कि फिल्म रिलीज होने के बाद सबको निशा का प्रदर्शन दिखेगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन अब इस स्थिति ने शूटिंग शेड्यूल को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हम कुछ बीटीएस फुटेज जारी कर रहे हैं ताकि सब देख सकें। निशा ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कियारा के प्रति क्रू मेंबर्स का गुस्सा सीमा पार कर चुका था और अगर कोई एक बोलता तो सब बोल पड़ते। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो कियारा की आलोचना के साथ साथ उसकी भी प्रशंसा करेंगे। ये एक अनपेक्षित बोनस था। आखिरकार अपनी मेहनत की पहचान मिलना अच्छा लगता है। उसका ध्यान सबसे ज्यादा अनन्या रॉय के वेब अकाउंट पर गया। उसने जल्दी से मछली राजकुमार आईडी वाले उस अकाउंट पर क्लिक किया, ये देखने के लिए कि वो निवेशक कौन है। अगले ही पल निशा चुप हो गई। भाग्यशाली मछली राजकुमार के नाम से वेरीफाइड अकाउंट का मालिक था करण मल्होत्रा, मल्होत्रा प्रोडक्शंस के सीईओ। तुम एक एंटरटेनमेंट कंपनी के बॉस हो। तुम्हारी आईडी इतनी अजीब क्यों है, जैसे कोई चुन्नू मुन्नू बच्चा हो। हालांकि बाद में अतिरिक्त निवेश करने वाला करण ही निकला। यह हैरान करने वाला था, लेकिन उचित भी था। आखिर यह राजवीर की देश वापसी के बाद पहली फिल्म थी, इसलिए मल्होत्रा प्रोडक्शंस ने स्वाभाविक रूप से जोरदार समर्थन दिया। उन्होंने सिर्फ एक सहायक भूमिका के लिए 50 करोड़ निवेश किए। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इंडस्ट्री की सबसे फिजूल खर्ची कंपनी है। अनन्या रॉय के वेब पोस्ट के बाद सारे संदेह सुलझ गए। निशा का दाग पूरी तरह साफ हो गया, जबकि कियारा अहंकारी, चरित्रहीन और खराब अभिनेत्री के रूप में ब्रांडेड हो गई। दुर्भाग्य से, हालांकि सबको पता था कि कियारा ही निशा की बदनामी के पीछे थी, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। अब तक निशा को अपेक्षित परिणाम मिल चुके थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आगे और भी रोमांचक घटनाक्रम होंगे। कल तड़के कियारा के मैनेजर हानिका ने वेब पर एक पोस्ट डाली। हानिका ने सीधे कियारा द्वारा निशा को बदनाम करने के लिए ऑनलाइन ट्रोल्स को पैसे देने की पूरी प्रक्रिया और कैसे उसने राजवीर के फैन ग्रुप में नकली अकाउंट बनाकर फैंस की भावनाओं को भड़काया और उन्हें निशा पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया, सब कुछ उजागर कर दिया। इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि हानिका ने खुलासा किया कि कियारा एक नकली उत्तराधिकारी और असली रखेल थी। जिस अमीर पिता के बारे में कियारा ने दावा किया था, वो उसका असली पिता नहीं, बल्कि उसका गॉडफादर था और उसकी पहले से पत्नी और बच्चे थे। हानिका के वेब पोस्ट में कियारा के ढेरों अस्पष्ट चैट लॉग और अश्लील सामग्री थी, जिसे कियारा चाहे हजार मुंह से भी नकार नहीं सकती थी। अब कियारा के लिए केवल एक ही रास्ता था, साइडलाइन हो जाना। वो कब वापसी कर सकती है, ये तो समय बताएगा। इंडस्ट्री में जहां एक दिन में हजारों नावें निकलती और बहती है, उसके वापस आने की संभावना लगभग न के बराबर है। हानिका ने ये पोस्ट करके अपने कलाकार की गोपनीयता का उल्लंघन किया, जो पेशेवर आचार संहिता के खिलाफ था। इसलिए उसका मैनेजर करियर खत्म हो गया। यह स्पष्ट नहीं था कि उसका कियारा के साथ क्या झगड़ा था कि उसने उसे भी साथ ले डूबने का ऐसा कठोर कदम उठाया। मामला बढ़ने के बाद मेहता मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने पोस्ट और संबंधित टॉपिक्स हटाने की कोशिश की, लेकिन हटा नहीं सके, जिससे नेटिजन्स और भड़क गए।
जनता की नाराजगी को शांत करने के लिए मेहता मीडिया ने देर से एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि निशा को बदनाम करने के लिए कियारा को कड़ी सजा दी जाएगी। जहां तक कियारा के शुगर डैडी के मामले की बात है, कंपनी ने अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अस्पष्ट रूप से कहा कि आगे जांच की जाएगी। स्पष्ट था कि वो अब भी उस कियारा को नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें उन्होंने भारी निवेश किया था। निशा को आज कोई काम नहीं था। उसने सोचा था कि घर पर आराम करेगी, लेकिन मामला इतना बढ़ गया था कि उसे शांति नहीं मिल सकती थी। नाश्ता खत्म करते ही फोन आ गया और उसे कंपनी बुला लिया गया। नंदिनी मेहता, रेखा सिंह, कियारा और पब्लिसिटी डायरेक्टर राजेश वर्मा सभी मीटिंग रूम में थे। कियारा ने सिर झुका रखा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे। उसने निशा को देखते ही जैसे इंजेक्शन लग गया हो। वो खड़ी हो गई। निशा, तुम कमीनी, बहुत खुश हो ना? बस देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। निशा ने बेबसी से कान खुजलाए। हमेशा एक ही डायलॉग, सुनते सुनते कान पक गए। चुप कर, अब तुमने कम नुकसान नहीं किया, राजेश वर्मा ने झुंझलाकर कहा। कियारा बहुत बेचैन थी, लेकिन मजबूर थी। वो झुंझलाकर बैठ गई। उसका कायर गॉडफादर मामला उजागर होते ही गायब हो गया था। अब उसकी किस्मत पूरी तरह राजेश वर्मा के हाथों में थी। बैठो, राजेश वर्मा ने निशा से कहा। उसकी अभिव्यक्ति संकोच वाली थी, जैसे कोई निर्णय ले रहा हो। इसी समय रेखा सिंह ने बात शुरू की। निशा, कल रात जो हुआ वो तुम्हें पता ही होगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। बात यह है कि कियारा तुम्हें बदनाम करने के मामले में माफीनामा जारी करेगी। जब तुम जवाब दो तो कह देना कि इस मामले में तुम्हारी भी गलती थी। बड़ा दिल दिखा, उसे माफ कर दो। हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।